सर्दियों का मौसम किसको पसंद नहीं होता। गर्मी से राहत, वैकेशंस पर घूमना और उन जगहों का मज़ा लेना जो सिर्फ स्नोफॉल के लिए मशहूर होते हैं। कितने लोग बर्फ़ में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बर्फ़ से ढकी इन पहाड़ियों में सिर्फ सुंदरता और शांति ही नहीं होती, बल्कि एक खामोश डर भी सांस लेता है, जो शायद अब भी इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा हो। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और मैं आज आपको ले जा रही हूँ उन सुंदर बर्फीली पहाड़ियों के कुछ ऐसे डरावने किस्सों तक जो आज भी वहाँ की लोक कथाओं में जिंदा हैं। चिनोबू एक डरावना और रहस्यमयी प्राणी जो भारत के बर्फीले और दूर दराज के पर्वतीय इलाकों की लोक कथाओं में पाया जाता है। इसे आत्माभक्षी राक्षस माना जाता है, मतलब जो आत्मा को खा जाता है। ये सिर्फ ठंडे और अंधेरी जगहों में घूमता है। फोकलोर की माने तो ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव होता है और अकेले घूमने वालों या रास्ता भटकने वालों को अपना शिकार बनाता है। पर चिनोबू क्या है? आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर घूमा होगा। फोकलोर में चिनोबू को एक ऐसा प्राणी बताया गया है जो कभी इंसान था, लेकिन श्राप की वजह से इसका रूप राक्षस में बदल गया और अब वो जिंदा रहने के लिए इंसानों की आत्माएं खाता है। माना जाता है कि चिनोबू की आत्मा अधूरी है और वो दूसरों की आत्माओं से अपनी खोई हुई शक्ति भरने की कोशिश करता है। इसका शरीर दुबला, लंबा और बर्फ जैसा ठंडा होता है। आंखें एकदम सफ़ेद होती है जिनमें पुतलियां नहीं होती और ये अंधेरे में हल्की सी चमकती है। इसके हाथ लंबे और उंगलियां पंजों की तरह नुकीली होती हैं। कपड़े फटे, पुराने और बर्फ से भीगे रहते हैं। उसकी चाल धीमी और असामान्य होती है, लेकिन अचानक वो तेजी से हमला कर सकता है। चिनोबू के ओरिजिन की एक कहानी भी फोकलोर में बताई जाती है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक आदमी ने भूख और लालच से पवित्र आत्माओं का अपमान किया था, जिसे देवता बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो हमेशा के लिए ठंडे और अकेले पहाड़ों में भटकेगा। समय के साथ साथ उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और आत्मा अधूरी होने लगी। वो हमेशा दूसरों की आत्माएं निगलकर अपनी शक्ति बनाए रखता है। चिनोबू के बारे में माना जाता है कि वो बहुत ठंडे, बर्फ से ढके और मोस्टली ऐसी जगहों में होता है जिधर इंसान नहीं होते या नाग के बराबर होते हैं। फोकलोर में चिनोबू को देखे जाने की घटनाएं हिमालय के ऊपरी हिस्सों से जोड़ी गई है, जहां लंबी सर्दियां और सुनसान रास्तों के बीच ये अपने शिकार की तलाश में भटकता है। चिनोबू की ज़्यादातर कहानियाँ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर और लद्दाख, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं, सिक्किम के उत्तरी भाग में और अरुणाचल प्रदेश के तवांग जैसे बर्फीले और ऊंची ठंडी जगहों में इसके देखे जाने की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि चिनोबू अक्सर रात के समय तूफानी बर्फबारी के दौरान या घने कोहरे में कई लोगों को दिख चुका है, जब इंसान सबसे ज्यादा असहाय और अकेला होता है। चिनोबू से बचने के बारे में भी कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि अपने पास लाल धागा रखना चाहिए। ये चिनोबू को पास नहीं आने देता। याक की घंटी बजानी चाहिए या अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि घंटी की आवाज उसे भ्रमित करती है। घर के दरवाजे और खिड़कियों पर नमक छिड़कना चाहिए। लहसुन और अदरक का प्रयोग इसे दूर रखने के लिए किया जाता है। चिनोबू से जुड़ी एक कहानी जो अक्सर सुनाई जाती है, बर्फ की मोटी परतें हर तरफ फैली हुई थी। एक अकेला यात्री रवि अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, लेकिन तूफान के कारण वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया और अकेले ही उस सुनसान रास्ते में चल पड़ा। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उसके कदमों की आवाज
बर्फ पर गूंज रही थी। वो चलते चलते कुछ दूर एक अनजान जगह आ गया। सामने एक गहरा जंगल था जिसमें बर्फ से ढके पेड़ दिख रहे थे और जंगल में कोहरा छाया हुआ था। और तभी उसे कहीं दूर से बच्चे के रोने जैसी आवाज आने लगी, धीमी और कांपती हुई। बच्चा माँ माँ कहकर अपनी माँ को पुकार रहा था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई बच्चा उसकी तरह ही तूफान में अपने परिवार से बिछड़ गया होगा और रास्ता भटक गया होगा। उसने आवाज की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वो पास पहुंचा, आवाज अचानक आना बंद हो गई। रवि रुक गया और चारों तरफ देखने लगा, पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, कोहरा और बर्फ ही थी। और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। धुंध में किसी का हल्का सा साया दिखाई देने लगा। रवि ने मुड़कर देखा, एक लंबा दुबला प्राणी। उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थी, जिसमें पुतलियां ही नहीं थी। हाथ लंबे पंजे की तरह नुकीले थे। कपड़े फटे और बर्फ से भीगे हुए थे। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका हर कदम एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर एक जगह जम गए थे। वो साया धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जमने लगी। उसकी हड्डियां कांप रही थी। और फिर चिनोबू ने बच्चे जैसी आवाज निकाली और कहा, आओ मेरे पास। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई। चिनोबू ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसका हाथ इतना ठंडा था कि रवि का शरीर तुरंत जमने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा जैसे उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। रवि ने महसूस किया कि सब कुछ अंधेरा हो रहा है। आखिर में बस बर्फ, सन्नाटा और सफेद आंखें थी। अगली सुबह घाटी में बस रवि की जमी हुई लाश मिली। आंखें खाली थी, शरीर बर्फ में जमा हुआ था। चोट का शरीर पर कोई निशान नहीं था। और अब भी ठंडी और सुनसान रातों में लोग सुनते हैं, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी अपने की आवाज। लेकिन सब जानते हैं ये आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि चिनोबू की होती है। चिनोबू शायद एक लोक कथा हो सकती है, लेकिन पहाड़ी गांव में इसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लोग अब भी सावधानी बरतते हैं, खासकर ठंडी और सुनसान रातों में। चाहे ये वास्तविकता हो या कल्पना, चिनोबू की कहानियां हमें ज़रूर सिखाती है कि अजनबी आवाज़ों और बर्फीली जगहों से दूर रहना ही सुरक्षित है। आप सोच रहे होंगे चिनोबू सिर्फ एक लोक कथा थी, पर अगर वही सफ़ेद आंखें अब भी कहीं दूर से आपको देख रही हो तो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।